नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। वर्ल्ड मैपिंग की अपनी इस सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे यूरोप पर। ठीक है, तो अभी तक के 3 वीडियोस रिलीज किए जा चुके हैं इस पर। इसमें हमने सबसे पहले वाले वीडियो में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखा था, दूसरे में हमने साउथ अमेरिका को देखा और तीसरे में हमने अफ्रीका को देखा। देखिए, ये पॉलिटिकल मैपिंग की सीरीज़ है। अभी मैं फिजिकल मैपिंग नहीं करा रहा हूँ, फिजिकल मैपिंग मैं नेक्स्ट वीक कराऊंगा। आप में से कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा मैं क्लियर कर दूं कि फिजिकल मैपिंग मैं नेक्स्ट वीक कराऊंगा। तो जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं जो ज्योग्राफी से जुड़े होते हैं, जैसे डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं उसमें कराऊंगा। ठीक है, तो आप सब उसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीक जो आएगा तो उसमें केवल फिजिकल मैपिंग रहेगी। अभी मैं पॉलिटिकल करा रहा हूं क्योंकि साथ में दोनों कराना जरूरी है, वरना आपसे पॉलिटिकल मिस हो जाएगा अगर फिजिकल हम करेंगे और साथ में कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर एक वीडियो में आपको देखने में दिक्कत होगी। तो छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आराम से समय लेते हुए, क्योंकि अभी टाइम भी है, हम ये पॉलिटिकल मैपिंग पहले कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक आपकी फिजिकल चालू हो जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें। और एक साउंड का इशू बार बार आ रहा था, वॉइस में इको का, वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व कर ली गई है। तो अब इस वीडियो पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला जो मैप है, मैं यहाँ पे आपको वर्ल्ड वॉर 1 के पहले का जो स्थिति थी यूरोप की, और दूसरी जो यूएसएसआर के समय पे जो कोल्ड वॉर चल रही थी, 45 साल का जो पूरा का पूरा कालखंड था, मैंने अलग अलग वीडियोस में बताया है कि 1945 से लेकर 1991 तक का जो कालखंड था उसमें क्या स्थिति थी, मैं सब पे चर्चा करने वाला हूँ। तो यूरोप 1914 में आप देख सकते हैं, आज का ब्रिटेन एकदम वैसा ही मौजूद है। ठीक, जर्मनी ये इतना बड़ा राज्य था, जर्मनी के साथ इसमें जो पोलैंड वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये नहीं है, ये पूरा का पूरा जर्मनी था। ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर आप देख रहे हैं, ये पहला अंपायर था। रशियन अंपायर दूसरा अंपायर था, और ये टर्की का जो ऑटोमन अंपायर देख रहे हैं ये तीसरा अंपायर था। ये तीनों अंपायर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गए थे। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी के 2 देश बन गए, एक ऑस्ट्रिया बना और एक हंगरी बना। और यहाँ पे जो आप छोटे छोटे देश देख रहे हैं ना, ये सब मिलकर के यूगोस्लाविया बन गए थे, जो फिर आगे टूटेंगे। अभी हम उस पर मैप पे चर्चा करेंगे। बाकी ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं आए थे, मेन चेंज यहीं पे आए थे। और यहाँ पे आपको बाल्टिक स्टेट्स दिख जाएंगे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाद में अभी होंगे। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय तक की स्थिति थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी 3 अंपायर थे टोटल, और 3 अंपायर्स का विनाश हुआ था। अब हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद की स्थिति। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पोलैंड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये पोलैंड किसके अंदर आ रहा है? सोवियत यूनियन के अंतर्गत आ रहा है। ये ईस्ट जर्मनी तक का हिस्सा सोवियत यूनियन का है। चेकोस्लोवाकिया सोवियत यूनियन का है। 1956 में हंगरी में एक इशू को लेकर के, जब मैंने आपको सुएज कैनाल का वीडियो पढ़ाया था, यहाँ पे सुएज कैनाल देखिए, तो मैंने बताया था कि जब ब्रिटेन और फ्रांस सुएज कैनाल के माध्यम से इजिप्ट में घुस गए थे, तो अमेरिका को यही चिंता थी कि जब सोवियत यूनियन हंगरी में घुसा हुआ है और हम लोग भी अगर उसकी तरह सुएज कैनाल में इजिप्ट में घुस जाएंगे तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने ब्रिटेन को डांट लगाई थी, जिसके बाद ब्रिटेन को वापस आना पड़ा था। तो ये 1956 का पूरा इशू है। और यहां तक आप देखिए, ये यूगोस्लाविया आपको दिख रहा है, और आज आपको ये यूगोस्लाविया नहीं दिखेगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ मदर टेरेसा थी वो बेसिकली यहीं पे बॉर्न हुई थी। मदर टेरेसा, भारत रत्ना जिनको मिला है, वो बेसिकली यहीं पे बॉर्न हुई थी यूगोस्लाविया में। लेकिन आज इसमें से टोटल 7 से 8 कंट्रीज आपको नए देखने को मिलेंगे, जिनको मैं अभी आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा बाल्कनाइजेशन जो इसका हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या थे और क्यों बाल्कनाइजेशन हुआ। और भारत को लेकर के भी ऐसा कहा था ब्रिटिशर्स ने कि भारत का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। तो बाल्कनाइजेशन है क्या, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अब हम चलते हैं यूरोप की प्रॉपर मैप पे। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि बीच में बहुत से छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो हम लोग इस मैप में नहीं कवर कर सकते, उसके लिए मैंने अलग से मैपिंग की है। तो आपके लिए यहाँ पे यूरोप का कोई भी कंट्री जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटने वाला है। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता दूं। देखिए, ये आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड की जो कैपिटल है रेक्सयाविक, ये विश्व की सबसे ज्यादा नदर्न मोस्ट कैपिटल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए स्टैटिक जीके का कि सबसे ज्यादा उत्तरी दिशा में कौन सी विश्व की राजधानी मौजूद है, तो ये आइसलैंड की कैपिटल है रेक्सयाविक। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, पहला पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ नॉर्डिक कंट्रीज हैं, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। इनको मैं पहले यहाँ पे आपको मैप पे दिखाऊंगा, फिर मैं अगली स्लाइड में इसको लिख भी दूंगा आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए। पहले मैपिंग में देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, बेसिकली स्कैंडिनेवियन,
ये कंट्रीज की संख्या है 4, ठीक है। और नॉर्डिक कंट्रीज, इन्हीं 4 कंट्रीज के साथ इसमें 2 कंट्रीज और जुड़ जाएंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी 6। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें नॉर्वे आएगा पहला कंट्री, दूसरा कंट्री आएगा स्वीडन, लेकिन फिनलैंड नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। फिनलैंड आप मैप में देखिए रशिया के साथ सीमा साझा कर रहा है और फिनलैंड सबसे ज्यादा ईस्ट में है इन तीनों कंट्रीज में। तो नॉर्वे और स्वीडन तो आएगा लेकिन फिनलैंड नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है कि जो ईस्ट में सबसे ज्यादा कंट्री है वो नहीं आएगा जब हम स्कैंडिनेवियन की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आइसलैंड आपका, जिसकी सबसे ज्यादा नदर मोस्ट कैपिटल है। और चौथे नंबर पे आएगा ये रहा डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। इन्हें डेनिश बोलते हैं, ये भी भारत आए थे, याद रखिएगा। इनकी भी कंपनी बनी थी, ये भारत आए थे, फ्रांस के बाद ये भारत आए थे। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए, उसके बाद डेनिश आए थे जो डेनमार्क वाले थे। तो ये 4 कंट्रीज मिलके बनाते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हम फिर से देखते हैं, पहला कंट्री है नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है आइसलैंड और चौथा है डेनमार्क। अब अगर पूछ ले आपसे नॉर्डिक कंट्री कौन कौन से हैं, तो ये हो जाते हैं 6। पहले के 4 हो गए नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ठीक है। 4 ये कंट्रीज हो गए। 5वां कंट्री हो गया आपका फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल आप देख सकते हैं हेलसिंकी। हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस काफी फेमस है पीस को लेकर के, अमेरिका और रशिया के बीच में कई कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे हुई हैं। और 6ठे नंबर पे आपका आता है ये पूरा का पूरा हिस्सा, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड आपका डेनमार्क हो ही गया, फिनलैंड हो गया और ये हो गया ग्रीनलैंड। अब ये ग्रीनलैंड मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका के वीडियो में बताया था कि ये जब आप इसको ज्योग्राफिकली देखोगे तो ये हिस्सा किसका पड़ जाता है, ये बन जाता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा। लेकिन यदि पॉलिटिकली देखोगे ना, तो चूंकि हम पॉलिटिकल मैपिंग देख रहे हैं, याद रखिएगा, तो पॉलिटिकली ये है डेनमार्क का हिस्सा, डेनमार्क के थ्रू ये गवर्न होता है और इसे हम डेनमार्क स्ट्रेट कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे लाइन है जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। तो ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, पूरा सेपरेटेड है, आर्कटिक सर्किल में पड़ता है, ज्यादातर हिस्सा इसका बर्फ से ढका रहता है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इसे खरीदना चाहते थे, जिसको लेकर डेनिश राजनीति में काफी बवाल भी मचा था। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, जब स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात होगी तो कौन से 2 कंट्री नहीं होंगे आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है इन 3 देशों में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आपको पता है कोई भी सूचकांक हो, कोई भी रिपोर्ट हो, कोई भी वर्ल्ड बैंक या किसी के भी द्वारा कोई भी रिपोर्ट्स हो, चाहे वो जेंडर गैप को लेके हो, मीडिया की फ्रीडम को लेके हो, किसी भी चीज में ये तीनों कंट्रीज टॉप 3 में आपको मिल जाएंगे। ये उससे ज्यादा पीछे तो हो ही नहीं सकते। विश्व में सबसे ज्यादा सुखी स्थान रहने के लिए यही है। तो इसमें पहले वाले में स्कैंडिनेवियन की जब बात होगी तो फिनलैंड नहीं आएगा और वो नहीं आएगा जो पॉलिटिकली केवल यूरोप का हिस्सा है, ज्योग्राफिकली अमेरिका का हिस्सा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो बाकी मैं अभी इसको आगे नाम भी लिखवा दूंगा, अभी मैंने मैपिंग में आपको दिखाया है। अब ये बाल्टिक सी पड़ता है यहाँ पे, तो इनके बगल के जो 3 देश हैं छोटे छोटे, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इनको हम कहते हैं बाल्टिक नेशंस। याद रखिएगा बाल्टिक नेशंस। और मैंने जब आपको बेलारूस वाला पूरा का पूरा वीडियो समझाया था तो मैंने बताया था कि बेलारूस की जो अपोजिशन की लीडर हैं वो लिथुआनिया चली गई हैं। ये तीनों की तीनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बाल्टिक नेशन। ये तीनों हमेशा एक मुद्दे पे, किसी भी विषय पे ये लोग एक होकर के वोटिंग करते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वोटिंग कर रहे हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक होकर वोटिंग करते हैं, याद रखिएगा। तो आपने एक को समझा लिया तो मतलब तीनों को समझा लिया। बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क हमने देखी ही है। अब हम यूक्रेन को देख लेते हैं। यूक्रेन में कीव इसकी कैपिटल है। रोमानिया की कैपिटल अगर देखेंगे तो बुचारेस्ट है। बुल्गारिया की कैपिटल देखेंगे तो सोफिया है। कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल भी होती चली जाए। ग्रीस की कैपिटल आपको पता है एथेंस। एथेंस में ही मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 में हुई थी। फिर हम यहाँ पे फ्रांस देखते हैं तो फ्रांस की कैपिटल आप सभी को पता है, पेरिस है। ये ब्रसेल्स है, तो ये कौन सा देश हो गया, ये हो गया बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। और ब्रसेल्स में किसके हेडक्वार्टर हैं, ब्रसेल्स में 2 इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है। एक यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, दूसरा नाटो का हेडक्वार्टर है। 2 इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर हैं ब्रसेल्स में, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। और आयरलैंड जो है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसकी कैपिटल है ड्यूब्लिन, ये याद रखिएगा। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। इटली की कैपिटल आप सभी को पता है, द होली सिटी ऑफ रोम। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और यहाँ पे आपको एम्स्टरडैम दिख रहा है, तो एम्स्टरडैम ये इसकी कैपिटल है नेदरलैंड्स की, ठीक है। नेदरलैंड यहाँ पे हैं, जो डच आए थे ना भारत में, बेसिकली वो नेदरलैंड के ही लोग हैं। तो नेदरलैंड देश का नाम है और एम्स्टरडैम इसकी कैपिटल है। अभी हम लोग अगले मैप पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं। अभी बहुत सी बातें इसमें बतानी है, वो मैं अलग से एक स्लाइड में बताऊंगा आपको। एक स्लाइड उसके लिए बैकअप में रखी है।
तो ये एक क्लोज्ड मैप है। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। ये जो द हेग सिटी है, आपको पता है यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है, नीदरलैंड की, और नीदरलैंड वालों को हम लोग क्या कहते हैं, डच कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। फ्रांस की कैपिटल मैंने आपको पेरिस बताई थी। ये रहा स्विट्जरलैंड, ये हमेशा न्यूट्रल रहा है, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने कोई लड़ाई लड़ी, ना इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई लड़ाई लड़ी। छोटा सा देश है, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको सिटीज़ मिल जाएंगे, चाहे वो जेनेवा हो, इंपॉर्टेंट है। ये लियोन फ्रांस का शहर है। लियोन की खासियत क्या है, जो इंटरपोल है ना आपका, जो रेड कॉर्नर नोटिस निकालता है, तो वो मोस्ट वांटेड पर्सन्स की, तो जितनी भी नोटिस इंटरपोल की हैं वो यहीं से आती हैं। यहाँ पे इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, लियोन शहर में। ये स्विट्जरलैंड है, इसकी कैपिटल है बर्न। ज्यूरिक इसका एक इंपॉर्टेंट सिटी है, और बहुत से सिटीज़ हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, ये मोस्ट लिवेबल सिटी है। मतलब अगर विश्व में सबसे अच्छा सिटी कौन सा माना जाएगा रहने के हिसाब से, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लाइफ बहुत आसान हो, इन्वायरमेंट के पैमाने पे वो टॉप पे हो, तो वो वियना है। याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन किससे जुड़ा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन से जुड़ा है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके वियना कन्वेंशन आपने अभिनंदन वाले मामले में बहुत सुना होगा। ये रहा स्लोवाकिया, इसकी कैपिटल है ब्राटिस्लावा। हंगरी, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट में भी काफ़ी कन्वेंशन हुए हैं। और ये जितने यूगोस्लाविया वाले देश हैं, सर्बिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, ये सब अभी हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब ये है चेक रिपब्लिक, इसे चेक रिपब्लिक बोलते हैं, जेड इसमें साइलेंट है, तो इसकी कैपिटल है प्रेग। पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। वॉर्सो पैक्ट आपको पता है यूएसएसआर ने बनाया था, और पोलैंड तब इसका हिस्सा था। अमेरिका के नाटो के जवाब में यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बनाया था। जर्मनी की कैपिटल आपको पता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप लोगों ने उसे कभी नहीं देखा होगा, ध्यान भी नहीं दिया होगा, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। ये है लिंचटेनस्टेन। ओके, ये रहा लिंचटेनस्टेन। इस कंट्री की खासियत, केवल एक पॉइंट आपको बता देता हूं, ऐसा तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, बट एक पॉइंट याद रखिएगा। लिंचटेनस्टीन विश्व में दूसरा ऐसा कंट्री है जो डबल लैंडलॉक है, ठीक है, ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। लिंचटेनस्टेन अक्सर छूट जाता है। फ्रांस के आउटस्कर्ट्स पे आप देखेंगे, यहां पे आपको मोनाको मिलेगा। मोनाको बेसिकली पता है क्या है, मोनाको एक ऐसा कंट्री है जिसकी अपनी खुद की इंडिपेंडेंसी है, लेकिन जो फ्रांस है वो इसकी डिफेंस को देखता है। जैसे भारत में जब सिक्किम 1947 में आज़ाद हम लोग हुए थे, तो हम लोगों ने सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया था। बाद में सिक्किम हमारे यहाँ जुड़ गया, लेकिन मोनाको अभी भी ऐसे ही प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना है फ्रांस का। और मोनाको की कैपिटल, आपने इसके कपड़े पहने होंगे, मॉन्टी कार्लो है, ठीक है, मोनाको की कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट था। एक लग्जमबर्ग हमसे छूट रहा था यहाँ पे, तो लग्जमबर्ग की जो कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी है, ये याद रखिएगा। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में तीन छोटे छोटे देश हैं। एक लग्जमबर्ग पहला है, दूसरा बेल्जियम है जिसकी कैपिटल है ब्रसेल्स, और तीसरा है नीदरलैंड, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखिएगा, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपसे चर्चा की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलिए, तो आपको भी याद हो जाएगा और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो पहला कंट्री था नॉर्वे, हमने देखा था। फिर हमने देखा था स्वीडन। ये दो कंट्रीज हमने देखे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि जो फिनलैंड है, जो सबसे ईस्ट में है, मैप आप अपने दिमाग में याद रखिए, जो सबसे ज्यादा ईस्ट में था, मैंने कहा था वो नहीं आएगा, आइसलैंड आ जाएगा और डेनमार्क आ जाएगा, ठीक। अब जब इसी में हमें नॉर्डिक कंट्रीज को जोड़ना है, नॉर्डिक कंट्रीज, तो ये ऊपर के चार तो हो ही जाएंगे, इसमें दो और जुड़ जाएंगे। एक फिनलैंड जुड़ जाएगा जो सबसे ज्यादा ईस्ट में था, और दूसरा डेनमार्क की वो टेरिटरी जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। अब आपको याद आया ग्रीनलैंड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब यूरोप के बारे में 7.4% ये विश्व का टोटल हिस्सा है, ठीक है। सेकेंड सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। सेकेंड, पहले नंबर पे एशिया इसमें आता है। और यूरोप के बारे में बाकी हम लोग अभी ब्लैक सी पे कौन कौन से कंट्रीज हैं, ये सारी चीजें भी समझने की कोशिश करेंगे। और यूनाइटेड किंगडम का भी एक बार मैं आपको दिखा दूं अच्छे से, आपका ये मिस नहीं होना चाहिए। देखिए ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, इंग्लैंड किसे कहते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, और ब्रिटेन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं पहले एक चीज बता दूं, ये आप जो आयरलैंड पूरा का पूरा देख रहे हो, इसमें देखिए आप ऊपर का जो ये इतना हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये देखिए ये इंग्लैंड वाले कलर से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम वाले कलर से रंगा हुआ है। तो आयरलैंड, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, नॉर्थ आयरलैंड इसे कहते हैं, ये आता है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत।
तो अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं, एक बार स्लाइड में अच्छे से समझिएगा। जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में आज का इंग्लैंड जो है, जिसकी कैपिटल है लंदन, वो आती है, और साथ ही साथ एक वेल्स है वो आता है, जो एक सिटी है, पूरा का पूरा छोटा सा आइलैंड है। जब हम इसी में ग्रेट जोड़ देते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे आता है इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ आता है वेल्स, और वेल्स के साथ आता है स्कॉटलैंड। जैसे आपने देखा होगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे, कौन से आंदोलन में आए थे? मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन हो रहा था, गांधी जी के द्वारा पहला बड़ा आंदोलन था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या मतलब होता था? देखिए, ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इन सब जगहों पे कब्जा करके रखा है, तो वो अपने जो प्रिंसेस होते थे या जो भी आपके एम्परर होते थे, उनको नाम भी ऐसा देते थे कि वेल्स वाले लोगों को लगे कि हाँ, हमारे जो महाराज हैं वो भी इंग्लैंड के ही हैं, तो कभी भी वो सेपरेटेड फील ना करें। तो जब आपसे ब्रिटेन पूछा जाएगा, आप इंग्लैंड और वेल्स बताओगे। जब आपसे ग्रेट ब्रिटेन पूछा जाएगा, तो उसमें एक आइलैंड जुड़ जाएगा, स्कॉटलैंड। और जब आपसे यूनाइटेड किंगडम पूछा जाएगा, तो इसमें इंग्लैंड आ जाएगा, इंग्लैंड के साथ साथ आपका वेल्स आ जाएगा, वेल्स के साथ साथ आपका स्कॉटलैंड भी आ जाएगा, और स्कॉटलैंड के साथ आपका आ जाएगा नॉर्थ आयरलैंड। आयरलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ही पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, एक ही पूरा का पूरा आइलैंड है, बट वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। नीचे का हिस्सा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जिसकी कैपिटल है ड्यूब्लिन। ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्थ आयरलैंड है, ठीक है, जो कि यूके के अंतर्गत आता है, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। रेक्सयाविक मैंने आपको बता दिया, आइसलैंड की जो कैपिटल थी, मैंने आपको बताया था ये विश्व की सबसे ज्यादा नदर्न मोस्ट कैपिटल है, ये मैंने आपको बताया था ना मैप में। ये एक बार फिर से देख लेते हैं, ये रही कैपिटल, यहां पे मैंने आपको बताया था ये वाला हिस्सा, ठीक है, सबसे ज्यादा नॉर्थ में, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब मैपिंग में आगे बढ़ते हैं। अब हम ईस्टर्न यूरोप के सारे देशों को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया एस्टोनिया, एस्टोनिया की कैपिटल टैलिन है, लाटविया की कैपिटल है रीगा, और लिथुएनिया की कैपिटल है विलिनस। ओके, बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है, एक दो बार ज्यादा हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, और ये रहा चेरनोबिल, जहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुई थी। एक बच्चे ने कहा था मेरे यूएसएसआर के पतन वाले वीडियो पे कि जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुई थी चेरनोबिल की, वो भी एक रीजन थी रशिया के पतन में, यूएसएसआर के पतन में। तो हाँ, एक रीजन आप मान सकते हो, लेकिन वो बहुत छोटा सा रीजन है, याद रखिएगा। मेन रीजन अफगानिस्तान है, और भी बहुत से उसके साथ के कारण थे। रशिया में इकोनॉमिक की क्राइसिस होना वो भी एक कारण था, बट अफगानिस्तान रीजन है। यहां पे और आप कंट्रीज देख सकते हैं, जैसे कि ये ब्लैक सी है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए बेसिकली कि ब्लैक सी से लगे हुए कंट्रीज कौन कौन से हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्लैक सी से लगे हुए कंट्रीज, तो पहला आप रशिया देख लो, मैं ये भी करा दे रहा हूं, रशिया पहला कंट्री हो गया, ठीक है, ब्लैक सी से सीमा साझा कर रहा है। यूक्रेन दूसरा कंट्री हो गया। तीसरा कंट्री हो गया रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल आपने देखी बुचारेस्ट है। चौथा कंट्री हो गया बुल्गारिया, ठीक है। पांचवा कंट्री हो गया टर्की, ओके, और छठा कंट्री है यहां पे मौजूद है जॉर्जिया। तो ये टोटल 6 कंट्री हैं जो ब्लैक सी के साथ सीमा साझा करते हैं। ये क्रीमियन पेनिनसुला है, मैंने आपको बताया है, सारे कई वीडियोस में बताया है कि ये रशिया का हिस्सा है। तो 6 कंट्रीज फिर से देख लेते हैं जो ब्लैक सी के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला रशिया, दूसरा यूक्रेन, तीसरा रोमानिया, चौथा बुल्गारिया, पांचवा टर्की जो कि एशिया का हिस्सा है, और छठा जॉर्जिया जो कि एशिया के हिस्सा है। यहां ब्लैक सी जो है ये बाउंड्री शेयर बनाता है एशिया और यूरोप के बीच में। ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी हमने पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो देख ली है, स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रेटिस्लावा देख ली, चेक रिपब्लिक की प्रेग देख ली, स्लोवेनिया की कैपिटल जुबिजाना देख ली, ठीक है। अब हम ये जो कंट्रीज बचे हुए हैं एड्रियाटिक सी के बगल, इनको देखेंगे अगले मैप में। तो यहां पे आप कुछ कंट्रीज देख सकते हो, नाम देख लो पहले, ये सारे के सारे कंट्रीज, हंगरी को भी अलग कर दो ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर से, इसकी कैपिटल हो गई बुडापेस्ट। अब ये जितनी भी आपको कंट्रीज दिख रही हैं, ये पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा थे, इनका बैल्कनाइजेशन हुआ है। इसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है। तो देखिए, पहले एक यूगोस्लाविया नाम का देश होता था। 1990s से यहां पे अलग अलग जातियों का टूटना चालू हुआ। जातियों से मतलब यहां पे मेरा एथनिसिटी से है, जो अलग अलग नस्ल के लोग थे, ठीक है। इस देश को एक करके रखा था जोसेफ टीटो ने। जोसेफ टीटो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के अब्दुल गामिर नसीर के साथ नैम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाने वाले त्रिमूर्तियों में से एक थे। और ये बहुत ही ज्यादा, मतलब आप समझिए बिल्कुल ना डरने वाले, बहुत ही हैवी पर्सनालिटी थे। स्टॉलिन ने इनको कई बार मारने की कोशिश की थी, और स्टॉलिन से इन्होंने सीधे कहा था कि जो तुमने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे हैं वो बेसिकली
जा चुके हैं, वो मेरा कुछ नहीं कर पाए हैं। तो स्टॉलिन ने इनको कई बार मारने की कोशिश की थी बट कुछ कर नहीं पाया था। तो आज यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज देख लेते हैं। देखिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट कंट्री है सर्बिया। सर्बिया पहला कंट्री है, ये सब यूगोस्लाविया से अलग हुए हैं इसलिए मैं अलग से बता रहा। पहला कंट्री है सर्बिया, इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। ये पूरा का पूरा आज सर्बिया है यहां तक का, ठीक है। दूसरा कंट्री है कोसोवो, कोसोवो की कैपिटल है प्रिटिस्ना। मैसेडोनिया तीसरा कंट्री है, कोब्जे इसकी कैपिटल है। चौथा कंट्री आपका अल्बेनिया, पहले से मौजूद था, इसको नहीं काउंट करना है, अल्बेनिया पहले से था। चौथा कंट्री है मॉन्टेनिग्रो, इसकी कैपिटल आप देख लें पॉडगोरिका। फिर पांचवा कंट्री है बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, इसकी कैपिटल है साराजेवो, ठीक है। 5 कंट्रीज हो गए। छठा है क्रोएशिया, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में ये फाइनल्स तक गया था, काफी नाम इसने बनाया था। जैग्रेब हो गई इसकी कैपिटल, और है आखिरी में स्लोवेनिया जिसकी कैपिटल है लुबिजाना। तो ये सारे के सारे कंट्रीज यूगोस्लाविया से निकले हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि एड्रियाटिक सी के बगल कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो भी आपके लिए यही ट्रिक काम आएगी, ये जितने भी कंट्रीज हैं, और साथ में आप इटली को जोड़ देना और अल्बेनिया को जोड़ देना, ठीक है। बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है, इनको बल्कान स्टेट्स भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, वो टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग देशों में विभाजित हो गए। तो ये बाल्कनाइजेशन का टर्म है, ये भारत के लिए भी कहा गया था जब माउंटबेटन प्लान आया था, जिसे आप पार्टीशन के प्लान के नाम से जानते हो। तो उसमें यही डर जताया गया था कि भारत का तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भारत में तो 28 राज्यों में 28 तरह की संस्कृति है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भारत के संविधान की खूबसूरती है और भारत देश की ताकत है, ये चीज याद रखिएगा हमेशा दोस्तों। अब यहां पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं, एड्रियाटिक सी यहां पे मौजूद है। ये हिस्सा आपका इटली का हो गया, ये आप अल्बेनिया देख सकते हो, अल्बेनिया की कैपिटल है टिराना, ओके। ये ग्रीस है, ग्रीस की कैपिटल एथेंस हमने बता ही दिया। नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल भी आप देख लो कौनसे है, कोसोवो। अब यहां पे आप देख लो, पहला कंट्री नॉर्थ मैसेडोनिया, दूसरा कंट्री कोसोवो हो गया, तीसरा कंट्री सर्बिया हो गया जिसकी राजधानी है बेलग्रेड यहां पे दी हुई। चौथा कंट्री हो गया बोस्निया एंड हर्जेगोविना। पांचवा कंट्री हो गया मॉन्टेनिग्रो, ये सारे के सारे यूगोस्लाविया से निकले हैं। छठा हो गया क्रोएशिया, ठीक है। और क्रोएशिया में ये जैग्रेब माउंटेन्स काफी फेमस है, हम लोग फिजिकल मैपिंग में करेंगे, परेशान मत होइएगा। और सातवां है स्लोवेनिया। तो ये सारे के सारे कंट्रीज यूगोस्लाविया से निकले हैं, ये चीज आपको याद रखनी होगी, ओके। और यूगोस्लाविया के साथ साथ ग्रीस को भी आप इसमें जोड़ लीजिए। रोमेनिया यहां पे मौजूद है, ठीक है, रोमेनिया यहां पे मौजूद है, बड़ा कंट्री है। रोमेनिया के साथ साथ आप इसमें रोमेनिया हो गया, ग्रीस हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, और आप अगर इसमें अल्बेनिया को जोड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक एल रह गया, अल्बेनिया को जोड़ लेंगे, यहाँ पे ये जो कंट्री मौजूद है अल्बेनिया, तो ये सारे कंट्रीज मिलकर के बल्कान स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बल्कान स्टेट्स कौन है, तो आपको यूगोस्लाविया याद रखना है। यूगोस्लाविया से अब 7 से 8 देश हो चुके हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक ग्रीस पहले से है, एक रोमानिया हो गया, ठीक है, और चौथा हो गया अल्बेनिया, ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको मेजर चीजें बता दी हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने ब्लैक सी से सटे हुए 6 देशों के बारे में पढ़ा, हमने नॉर्डिक कंट्रीज पढ़े, हमने स्कैंडिनेवियन पढ़े, हमने साथ ही साथ उसके अलावा पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में समझा, और हमने यूरोप के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हासिल की। अब हम आखिरी में देखने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो ये रहा यूरोपियन यूनियन का लेटेस्ट मैप, आप इसमें देख लो कौन कौन यूरोपियन यूनियन के हिस्से में नहीं आता है। नहीं वाले देशों को याद कर लो, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक तो ब्रिटेन अभी अभी अलग हुआ, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस शेड में, ये फॉर्मर मेंबर रह चुका है, ये सदस्य रह चुका है अब अलग हुआ, याद रखिएगा, सदस्य रह चुका है अब अलग हुआ। तो अभी टोटल 27 देश हैं, 28 देश टोटल हुआ करते थे यूरोपियन यूनियन में। और ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, जिसके बाद एक सिंगल करेंसी बन गई थी, एक सिंगल जोन हो गया था। 1992 के बाद ये चीजें हुई, जब ग्लोबलाइजेशन विश्व में आ चुका था। मैस्ट्रिच एक शहर का नाम है। अब यहां पे यूनाइटेड किंगडम आप देख लो, ये अलग हो चुका है। नॉर्वे कभी इसका हिस्सा ही नहीं बना था, लेकिन ये यूरोजोन का हिस्सा है, ठीक है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का नहीं है। ये जो हिस्सा है ये कलिनग्राड है, जो कि रशिया का हिस्सा है, इसलिए रशिया वाला ये पूरा का पूरा आ जाता है। यहाँ पे रशिया ने अपना हिस्सा बचा के रखा है। और आप देख लो, बेलारूस इसका सदस्य नहीं है, यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है। और यहाँ पे जो कंट्रीज हैं ये कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक बन नहीं पाए, जैसे कि अल्बेनिया बनना चाहता है, नॉर्थ मैसेडोनिया बनना चाहता है, कोसोवो है, सर्बिया है, मॉन्टेनिग्रो है, और ये बोस्निया है, ये सारे बनना चाहते हैं, बन नहीं पाए। क्रोएशिया बन गया, स्लोवेनिया बन गया, ध्यान दीजिएगा। और स्विट्जरलैंड को बनने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि छोटा सा देश है, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहीं जिनेवा में ही स्थित हैं। तो स्विट्जरलैंड वैसे भी हमेशा से न्यूट्रल रहा है, उसकी एक विशिष्ट पहचान है, वो बनी रहनी चाहिए।
आइसलैंड भी इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लेना कौन कौन से कंट्रीज इसके एक बार हिस्सा नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल है, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। रिकॉर्डिंग को लेकर के कुछ इश्यूज हो रहे थे, वॉइस में लगातार इको आ रहा था। आई होप इस वीडियो के साथ आपकी ये जो शिकायत है ये दूर हो जाएगी। हमारी कोशिश रहती है आपके पास बेस्ट कंटेंट लाने की, हमारी कभी ये कोशिश नहीं रहती कि हमारा कंटेंट खराब हो जाए। अगर ये थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो आप भी कोऑपरेट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको तुरंत रिजॉल्व करने का काम किया जाएगा, उसमें देर बिल्कुल भी नहीं होगी। इस वीडियो पे आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मैं नए कॉन्टिनेंट के साथ फिर मिलता हूं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।